अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें अब हमने एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया है और एनवायरनमेंट कंसर्न, ग्लोबल कॉमन्स, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इससे पहले हमने रियो सबमिट कर लिया और रियो सबमिट के अंडर एजेंडा 21 कर लिया। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ यूएनएफसीसी और उसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिलेंगे। द 1992 यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहीं से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की शुरुआत हुई, मीटिंग्स हुई, एग्रीमेंट्स हुए, रियो सबमिट हुआ आपका 1992 में, और उसके बाद फिर कॉप स्टार्ट हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका कॉप 3 है। कॉप 1 आपका 95 में हुआ, कॉप 2 आपका 96 में हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थर्ड था। ओके, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज में क्या कहा गया कि जितने भी पार्टीज मेंबर हैं वो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities। ये हमने कल बहुत डिटेल में इस प्रिंसिपल को, इस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत डिटेल में करा है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की जो अप्रोच होगी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है आज से 150-200 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था और एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एज कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज के। ओके, और टेक्नोलॉजी में भी देखा जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है डेवलपिंग कंट्रीज से, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनकी ज़्यादा बनती है। ओके, गैस एमिशंस केम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल मेनली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नॉर्दर्न कंट्रीज। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न कंट्रीज में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, देयरफॉर द डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू बी मोर एनवायरमेंटली अवेयर देन द डेवलपिंग नेशन विच हैव नॉट बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड येट। ये सारे पॉइंट्स कल हमने डिटेल में करे हैं। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ये लास्ट क्लास जाके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उतनी नहीं है जितनी कि डेवलप्ड कंट्रीज की है। ओके, इसी के अंडर फिर आपके कॉप स्टार्ट हुए और जिसमें हम आज करने जा रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार क्वेश्चन कह लो आप, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इट्स अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, उनको अपनी गैस एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है, कट करना है। और वो कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, 6 गैसेस को रिकग्नाइज किया गया जिनको कि रिड्यूस करना है। आर कंसिडर्ड एटलीस्ट पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये वो गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर विच में हैव कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और इसी तरीके से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और इसके बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज अर्थ पे होंगे। द प्रोटोकॉल वॉज एग्रीड टू इन 1997 इन क्योटो इन जापान। ये आपको पता होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेट आउट इन UNFCCC और जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो प्रिंसिपल्स थे, क्योटो प्रोटोकॉल उसी पर बेस्ड था, बट केम इनटू फोर्स इन 2005। फाइनली ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2005 में। क्या कहा गया? जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किए, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेंगी अपने अपने लेवल पे। और यहाँ जो एग्रीमेंट किए गए थे वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी। ओके, ये पूरी तरह लीगली था और बाइंडिंग ट्रीटी थी। इसका जो फर्स्ट पीरियड था गैस को, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का, वो 2008 से 2012 का था। ठीक है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था वो था आपका 2012 से
2020। अब तो हम नेट ज़ीरो की बात करते हैं कि 2050 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो नेट ज़ीरो पे लेके आना है। चलो यहाँ पे हम क्योटो प्रोटोकॉल पे फोकस करते हैं। और इंडिया ने इस पे कब साइन किए? 2002 में। इंडिया साइन दिस ट्रीटी इन 2002। ओके, कि उसमें क्या कहा गया था ट्रीटी में कि 1990 में ग्रीन हाउस गैसेस का जो गैस एमिशंस है, जो उसका लेवल है, उससे 5% हमें रिड्यूस करना है। ओके, ये बात ही क्योटो प्रोटोकॉल में कही गई थी। क्लियर हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ 1997 में अंडर द प्रिंसिपल ऑफ UNFCCC, और इनका मेन जो ट्रीटी थी, क्या लीगल बाइंडिंग ट्रीटी थी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है। पीरियड मैंने आपको बता दी 2008 टू 2012, 2012 टू 2020। इंडिया ने इस पे कब साइन किए? 2002 में साइन किए। ओके, अब हम क्या बात करते हैं? अब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें क्या कहा गया है कि अब CO2 को नेट ज़ीरो के लेवल पे लेके आना है 2050 तक। ओके, बट इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया कब ये टारगेट अचीव करेगा? 2070 तक। बिकॉज क्योंकि अब हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अभी ऑनगोइंग है। क्लियर? और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने ये टारगेट बनाया कि वो 2050 तक CO2 को ज़ीरो लेवल पे लेके आएंगी और उसके एमिशन को ज़ीरो लेवल पे लेके आएंगी। ओके, एक और बात, कार्बन सिंक, क्या मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करने हैं? क्यों? जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, तो जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, ओशियन होंगे, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कार्बन सिंक इसी को कहते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रही हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं जिससे वो कार्बन को सिंक कर सके और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अगर आप भूटान की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रही हूँ। भूटान एक ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ीरो एमिशन नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं नहीं, कार्बन नेगेटिव कंट्री बन गई है। ओके, भूटान इज रिकग्नाइज्ड एज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, भूटान इज कार्बन नेगेटिव कंट्री। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ का अगर 70% एरिया देखें तो वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और जितना जो थोड़ा बहुत CO2 का एमिशन होता है वो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन सिंक हो जाता है, तो वहाँ पे कार्बन नेगेटिव है, नेगेटिव में है। ओके, इवन भूटान को आप ये कह लो वो अपने आस पड़ोस का, चाइना का और इंडिया का भी CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक कर रहा है। ओके, उसके पीछे रीजन क्या है? वहाँ का जो लार्ज एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, 70% एरिया फॉरेस्ट से कवर है भूटान का। ये सब आपको क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं लिखना है। क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम, गैस एमिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर मैंने आपको बताया नेट ज़ीरो के लेवल पे लेके आना 2050 तक, इसलिए मैंने आपको ये भूटान का एग्जाम्पल बताया। ओके, तो आज हम यही टॉपिक करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।